आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में भोजन पर डिस्कस करेंगे। जितने भी जीवधारी हैं इन्हें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और आज हम अपने वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि भोजन क्या होता है, इसकी संकल्पना। भोजन टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनका जानना जरूरी है। यदि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं तो भोजन की संकल्पना या भोजन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और अगली हेडिंग हमने बताई है भोजन के प्रकार। इसमें हम क्या समझेंगे कि भोजन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं जिनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और इसके साथ साथ विटामिन्स और खनिज तत्व तथा जल महत्वपूर्ण होते हैं। जब हमें भोजन टॉपिक समझना हो तो हमें कुछ बेसिक संकल्पना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे हम आप सब भोजन करते हैं। भोजन ये माउथ कैविटी से होते हुए हमारी इंटेस्टाइन में पचता हुआ बाहर निकल जाता है। पचा हुआ भोजन या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ये बाहर निकलता है बड़ी आंत से होते हुए। तो जब हम भोजन करते हैं और यह भोजन माउथ कैविटी से आंत में जाता है तो इसका पाचन होता है। पाचन का मतलब क्या हुआ कि भोजन में जो जटिल कार्बनिक तत्व होते हैं वो टूटते हैं और टूट करके वो ब्लड में अवशोषित होते हैं और अवशोषित होकर के ये भोज्य पदार्थ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है वो कहाँ, ब्लड में जाता है और ब्लड में इसका ये जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भोजन क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। और अगर हम मुख्य रूप से भोजन के अवयव की बात करेंगे तो भोजन हमारा किस रूप में मिलता है मुझे? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में और वसा के रूप में। हम आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। चूंकि ये कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है और इसे संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई माना जाता है। जब हम मुख्य रूप से ग्लूकोज की अगर बात करेंगे या यूं कह लें कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो ये क्या है कि अवशोषित होकर के इंटेस्टाइन से रक्त में और रक्त से ये भोजन विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। ये कोशिका का क्या है? साइटोप्लाज्म है और ये कोशिका का क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। और ये भोजन इन्हीं इस साइटोप्लाज्म में क्या है? जलता है और जल करके ऊर्जा उत्पादित करता है। तो इस पूरी भोजन कंजम्पशन का जो मैकेनिज्म है ये पूरी कहाँ पर होती है? कोशिका के अंदर होती है। और कोशिका में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसी भोजन को अल्टीमेटली एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये जो भोजन है, और भोजन में मुख्य रूप से अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो इस साइटोप्लाज्म से होता हुआ कहाँ पर पहुँचता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँचता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसी ऊर्जा का प्रत्येक जीवधारी अपनी जैविक क्रियाओं में इसको यूज करता है और विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं भी संचालित होती रहती हैं। तो जब हम भोजन की बात करेंगे तो मुख्यतः हमारा भोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स हैं। ये सब मिल करके सामूहिक रूप से हमारे शरीर को निर्मित भी करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनके नियंत्रण में भी ये सहायक होते हैं। तो इस आधार पर भोजन को मुख्यतया 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ऊर्जा उत्पादन के रूप में। दूसरा, जब शरीर की टूट फूट होती है, मरम्मत होती है तो इसे हम कह सकते हैं शरीर निर्माण या निर्माण पदार्थ के रूप में।
और तीसरा हम कह सकते हैं उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं के नियंत्रण में, उपापचयी नियंत्रण में, और इसके साथ साथ बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के रासायनिक, जटिल रासायनिक तत्व, कोशिका के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के रसायन हैं जिन्हें आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि भोजन ऊर्जा उत्पादन के रूप में कार्य करते हैं, भोजन बॉडी के निर्माण में भी काम करते हैं, और ये भोजन क्या है, उपापचयी नियंत्रण क्रियाओं को भी संचालित करता है और कुछ स्पेशल आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर हम ऊर्जा उत्पादन के रूप में बात करेंगे तो मुख्यतया यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पादित करते हैं। अगर बिल्डिंग की बात करेंगे, निर्माण पदार्थ की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो किसकी है, प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट जहाँ पर होती है उसकी मरम्मत का कार्य करते हैं, इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा गया, निर्माण पदार्थ के रूप में। हमने अभी बताया था कि ये कोशिका है, कोशिका में अत्यंत जटिल रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि एक ग्लूकोज का अणु टूटता है और साइटोप्लाज्म से होता हुआ पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है, और इसके बाद ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। परिणाम स्वरूप एक ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है, और ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसी एक्टिविटी जहां पर कुछ निर्मित हो रहा हो और कोशिका के अंदर कुछ बन रहा हो, तो ऐसी प्रक्रिया को सामूहिक रूप से क्या कह दिया जाता है, मेटाबॉलिक या उपापचयी, जिसे दो भागों में बांटते हैं, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म जहां पर कुछ निर्मित होता है, और कैटाबोलिज्म विभिन्न प्रकार के एंजाइम किसी जटिल तत्व को एक रूप से दूसरे रूप में तोड़ देते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कैटाबोलिज्म। तो उपापचयी नियंत्रण में भी मुख्य रूप से अगर हम उपापचयी नियंत्रण की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि विटामिन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा खनिज तत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जल भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसे हम उपापचयी नियंत्रण के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला मैंने क्या लिखा है, आनुवांशिक पदार्थ। देखिए, बहुत स्पेशल रासायनिक या केमिकल रसायन हैं जो माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, वह सिर्फ किसके कारण होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ के कारण होते हैं। और हमारी आपकी कोशिका में ये डीएनए, या यूं कह लें जीवधारियों की कोशिका में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है वह आनुवांशिक पदार्थ के कारण होता है। और ये क्या हो सकते हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए। आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि भोजन क्या है, ऊर्जा देता है, इसके साथ साथ भोजन शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भोजन हमारी उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल, विशेष प्रकार के रसायन पाए जाते हैं जिन्हें आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, और ये आनुवांशिक पदार्थ माता पिता के लक्षणों को उनकी अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। और ये किस रूप में पाए जाते हैं, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, यहां पर कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक अनुपात निश्चित होता है, और यह अनुपात क्या है, 1 अनुपात यानी 1:2:1। जैसे C6H12O6, यहां पर कार्बन
6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितना है 6 है, यानी अनुपात हमें क्या मिल रहा है 1:2:1। रासायनिक दृष्टिकोण से ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, यहां सैकेराइड मोनो मीन्स सिंगल, एक सैकेराइड, डाई माने 2, और तीसरा क्या है पॉलीसैकेराइड। जैसे जैसे मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड की ओर बढ़ेंगे, इस कार्बोहाइड्रेट जटिल फॉर्म में होता चला जाता है। अगर मोनोसैकेराइड की बात करेंगे तो ये टेस्ट में मीठी होती हैं और इसके साथ साथ जल में ये घुलनशील होते हैं। मोनोसैकेराइड के अगर उदाहरण की बात करेंगे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है ग्लूकोज। इसके बाद दूसरा उदाहरण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक प्रकार का क्या है मोनोसैकेराइड है, और ग्लैक्टोज। तो अगर इस प्रकार हम क्या देखते हैं उदाहरण की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड के उदाहरण क्या क्या हो गए, जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो यह मोनोसैकेराइड से अधिक जटिल फॉर्म में होते हैं। ये भी मीठे होते हैं, स्वाद में ये क्या होते हैं मीठे होते हैं, और ये जल में घुलनशील होते हैं। अगर हम डाइसैकेराइड के उदाहरण की बात करें, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो जैसे माल्टोज। माल्टोज जो अंकुरित अनाज होते हैं उनमें माल्टोज की अधिकता होती है, और माल्टोज के अलावा जैसे सुक्रोज, सुक्रोज गन्ने में मिलता है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और लैक्टोज। अगला उदाहरण क्या है लैक्टोज, और लैक्टोज दूध में पाया जाता है, दूध में पाई जाने वाली डाइसैकेराइड है। इसके अलावा अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे तो सबसे जटिल फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट है, और उदाहरण के लिए मैं बताऊं जैसे ग्लाइकोजन, यह हमारे यकृत में स्टोर रहता है, सुरक्षित रहता है। और इसके अलावा सेलुलोज, ये वनस्पतियों की जो कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ये एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सेलुलोज। आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये मुख्यतः क्या है ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं, और हमने अभी आपको बताया था किस रूप में, जब हम इस कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं और ये आंत में जाता है, वहाँ पर इसका डाइजेशन होता है, इसके बाद इसका अवशोषण होता है, रक्त में जाता है, और रक्त में से विभिन्न कोशिकाओं में जाता है, और विभिन्न कोशिकाओं में कहाँ पर जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एक विशेष प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, यानी ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है, परिणाम स्वरूप पायरूबिक एसिड बनता है, और यह पायरूबिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की रासायनिक एक्टिविटी पाई जाती है जिसे क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल कहते हैं। परिणाम स्वरूप 38 एटीपी बनते हैं एक ग्लूकोज के टूटने से, और हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिल जाती है, और इस ऊर्जा को हम क्या करते हैं अपनी जैविक गतिविधियों में लगाते हैं। हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर डिस्कस करेंगे प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज तत्व के संबंध में। धन्यवाद, नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, मैं फिर मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में।